हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ में यशपाल सर हैं, जिन्होंने यूपीएससी 2014 के अंदर 513 रैंक हासिल की थी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सर की जर्नी को जानेंगे, सर ने इस अचीवमेंट को कैसे हासिल किया उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और मेरा यकीन है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। साथ में आप इस वीडियो से इतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए चलते इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड किया था और आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे इस वीडियो के ऊपर, और हम फिर से सर के साथ में हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर के बारे में और जानकारी लेंगे। इस वीडियो से मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर, जैसा कि पिछली बार भी आपने हमें आपके बारे में बताया था, लेकिन मैं फिर से आपके बारे में पूछूंगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का क्या बैकग्राउंड था और आपने ग्रेजुएशन किस में की और क्या आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। 10th-12th वहीं से हुआ, साइंस से। उसके बाद मैंने यहाँ बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, जयपुर से, एक सिंपल प्राइवेट कॉलेज से। तो उसका ये हुआ कि कोई ज़्यादा स्पेशल फ़ायदा इसमें नहीं हुआ, बस एक ग्रेजुएशन हुआ। तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई थोड़ा टेक्निकल कोर्सेज़ की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसलिए बीटेक किया। जी सर। सर, एक सवाल जो कि मैं मोटिवेशन फैक्टर के लिए हमेशा पूछता हूँ सब स्टूडेंट से, जितने भी हमारे साथ में जितने भी टॉपर जुड़ते हैं उनसे, कि सर सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया था उस समय सर आपका अनुभव क्या था और आपके घर वालों का क्या अनुभव था, उसके बारे में बताइए। ये बहुत ही, जिस कहते हैं ना, जीवन का अगर सबसे खुशदाई या कहते हैं खुशीपूर्व अगर कोई लक्षण था या जो क्षण था, वो वही क्षण था। क्योंकि लगता था कि एक बार हम तैयारी करते हैं, एक बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी दिया, फिर सेकंड में प्रीलिम्स नहीं हुआ, और बहुत परिवार में कोई था नहीं, आसपास के गांव में भी कोई नहीं था। मेरे आसपास के 200-300 गांव जो थे, वहाँ से कोई अच्छा सिविल सर्विस तक पास हुआ नहीं था। तो बड़ी एक उलझन सी मन में थी, तैयारी थी, मेहनत थी, बट लेकिन तब ये रिजल्ट आया, तब लगा कि इस तरह के भाई ये भी हो सकता है, और हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए बड़ा गौरवदायी क्षण था वो। जी सर, ये दोस्तों मैं हमेशा आपसे भी बोलता हूँ कि जिस समय आपका रिजल्ट आएगा और उस समय जब आप सबसे पहली कॉल आप जिसको करेंगे, हो सकता है वो आपके पापा हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर से कोई भी हो, उनको जिस समय आप बताएंगे कि आपका बेटा ऑफिसर बन गया है, उस समय आपको आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल आपको महसूस होगा। उस पल में आप सदियाँ जी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, जैसा कि आपने आपकी इसके बारे में बताया, आपकी जिस समय आपको रिजल्ट मिला उस समय आपको ये अनुभूति हुई। लेकिन सर, आपने जैसा कि मुझे पहले बताया था कि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो सर सबसे पहले एक स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए कि ऑप्शनल को किस प्रकार से सोच करें, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था वो बीटेक से था, फिर आपने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से ऑप्शनल क्यों लिया? देखिए, पहले, अब जैसे पहले 2013 तक 2 ऑप्शनल हुआ करते थे 600-600 मार्क्स के। फिर 13 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बचा। तो यहाँ मैं सारे एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो मैंने देखा, पहले मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी था, जब एक सब्जेक्ट हुआ तो फिर मैंने सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया, और बहुत अच्छा आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर उस समय 291 आया था, जो लगभग मुझे लग रहा है फर्स्ट थर्ड था, ऑल इंडिया में 3rd रैंक थी सोशियोलॉजी में वो उस टाइम। तो उससे बहुत अच्छा स्कोर हुआ, जिससे कि सिलेक्शन में बहुत मदद मिली। तो ऐसा मैं कहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस से आप ग्रेजुएशन करते हैं वही आप सब्जेक्ट लें। आप अपनी रुचि के अनुसार जिसको आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, उसके चुनाव के आधार पर अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। जी सर। दोस्तों, इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा सर के बारे में, कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि सर का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए ऑप्शनल के बारे में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, कि सर के बुक लिस्ट क्या है और सर ने किस किस सोर्स को फॉलो किया, तो आप सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसके ऊपर जाएंगे और सर को जब आप फॉलो करेंगे तो जैसे ही सर को वक्त मिलेगा तो सर इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे देंगे और आपको बुक लिस्ट और सोशियोलॉजी के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जर्नी को जिया है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस मौके को गवाइएगा मत, नीचे लिंक मिल जाएगी, सर को फॉलो जरूर करना। हम फिर से वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सर, एक अभी के टाइम में एक सबसे बड़ी उलझन देखी जाती है, वो है सोशल मीडिया। एक तरह से ये देखा जाता है कि बिना सोशल मीडिया की यूपीएससी की जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है, और सोशल मीडिया के साथ में भी ये जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है। तो इस समय सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि क्या सोशल मीडिया को साथ में रखें या फिर छोड़ें।
आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ है उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया इससे कई सारे ऐसे जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं या जो आर्थिक रूप से उतने संबल नहीं है, उनको आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि दिल्ली आके कोचिंग कर सकें या किसी और बड़े शहर में आके, तो जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं बजाय ऑफलाइन क्लासेस के। तो उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है और अच्छे विशेषज्ञों की राय भी वहाँ मौजूद है, काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं, स्टडी मटेरियल है वहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इस जो एग्ज़ाम है, क्योंकि इसका वास्ट है बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है, तो आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं जब सूचनाओं का अंबार इतना ज़्यादा हो जाए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं चूज़ी होना पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एक फोकस्ड होकर पढ़ाई इसमें करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप अगर पढ़ने के लिए खोलते हैं कोई यूट्यूब चैनल, उसके बाद और अन्य चीज़ें आप देखते जाते हैं, जो आपको 10 मिनट्स अपने काम का था, पता चला आपने 20 मिनट्स कहीं और वेस्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको देखना चाहिए कहाँ आपकी प्राथमिकता क्या है, उनको आप पढ़ें और उनसे आपके लक्ष्य को वो कैसे आपके उस लक्ष्य में वो फायदा कर सकती है, इसको देखते हुए हम इसका इस्तेमाल करें। जी सर, सर ने बहुत सही जानकारी दी है। और मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली डाला था कि जो बेहतरीन यूट्यूब चैनल हैं जिनके माध्यम से आप आपकी जर्नी को शानदार बना सकते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं और बेहतरीन चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर, एक मोटिवेशन फैक्टर के तौर पे ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं उस दौरान हमारे जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं या फिर हमारे कुछ मित्र भी होते हैं, वो हमको डीमोटिवेट करने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में ऐसा हुआ ना हो। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा और आपने इस मुश्किल दौर को कैसे फेस किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे जीवन में आकर्षण का सिद्धांत होता है कि जो भी आप चाहते हैं जीवन में, अगर उसी दिशा में आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, आप अपने दिमाग को एक डेफिनेट सिग्नल देंगे, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को अपने पा पाएंगे। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत जब होती है जब हम कंफ्यूजिंग सिग्नल देते हैं कि भाई हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं जैसे समाज में तो पहले भी कहा जाता है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कि अगर आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपके ज़्यादा पास आ जाएंगे जो लोग आपकी आलोचना करते थे। तो लोग क्या कहते हैं उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें अपने फोकस्ड वे में अपनी तैयारी करनी चाहिए। और हमेशा जितने लोग उपहास उड़ाएं, जितना करें, जैसे हम कहते हैं कहीं कहीं पढ़ते हैं कि मेहनत इतनी हमें खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। तो हमें उस चीज़ पे काम करना है कि लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना, तो हमें बस अपना काम फोकस्ड होकर करना है। और हमें वो याद रखना है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे लक्ष्य को चुन रहे हैं, आधे लोगों के साथ समस्या ये है कि बहुत छोटा लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य को पाके वो खुश हो जाते हैं। भाई हमने एक बड़ा लक्ष्य चुना है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिसमें कि अपार संभावना होगी देश के लिए काम करने की, सेवा का ध्येय होगा। तो ये सेवा का ध्येय हुआ और इससे जुड़ी हुई सामाजिक प्रतिष्ठा है, हमें उस लक्ष्य को दिनों दिन देखना है, अपने मन में उसको हमें विजुअलाइज करना है कि जब हो जाएगा तब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से नकारात्मकता जाएगी। और कभी भी ऐसा अगर नकारात्मक क्षण आता है तो कभी भी एक किसी कमरे में बैठ के एकांत में आप ये सोच सकते हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं, अपने माता पिता का चेहरा देखेंगे कि भाई उनको कितनी खुशी मिलेगी इससे, आपकी सफलता से, तो निश्चित रूप से निराशा दूर हो जाएगी। और आप सोचिए कि कभी भी मेहनत करने से कोई चीज़ जाया नहीं गई है। मैं एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ कि 26 साल में मैं ये 6वीं नौकरी कर रहा हूँ सरकारी। मुझे भी ऐसा लगता था पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन आप सतत प्रयास करते चलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो भाई ठीक है, हमें अच्छे लोगों को साथ रखना है और बुरे लोगों के कमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए चलना है। इस तरह से हम अपनी जर्नी को आगे लेके जाएंगे और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। जी सर, और जैसा कि सर ने बताया कि मेहनत हमेशा खामोशी से करनी चाहिए और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी की हैं, तो अगर आप खामोशी से तैयारी करेंगे तो आपका जो शोर है वो आपका गाड़ी का सायरन बजा देगा और लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कितनी खामोशी से तैयारी की थी। ये एक मोटिवेशन कोट के रूप में मैंने भी कहीं पे पढ़ा था आपको, जैसा मैंने आपको सुनाया है। सर ने जैसा कि आपको बताया कि हमेशा नकारात्मकता से अगर आप दूर हटते हैं तो आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर पा लेंगे। लेकिन सर, क्या आपके जीवन में ये भी कुछ मोटिवेशनल फैक्टर है कि कुछ दोस्त होते हैं अपने जीवन में, वो हमको हमेशा मोटिवेट करने का भी काम करते हैं? और ज़्यादातर ये भी बोला जाता है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी लोगों से दूर हो जाना है और अकेले बैठकर पढ़ना है, आपको किसी और से मतलब भी नहीं रखना है। इसके ऊपर आपका क्या मत है? नहीं, ये अलग अलग लोगों का होता है भाई। मैं तो जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। हम तो 4 या 5 लोग रहा करते थे मुखर्जी नगर में भी जब तैयारी करते थे, तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली इसमें। जो मेरे रूम पार्टनर थे, राघव थे या रोहित है या धर्मेंद्र जी हैं या गोपाल जी थे, और भी अन्य लोग जो थे जिनका मैं अभी नाम यहाँ नहीं ले पाया, तो इन सब लोगों ने बड़ा योगदान दिया उसमें कि जब मुझे जल्दी तैयारी करनी है तो हमने भाई देखा था कि हम काम बांट लेते थे, तो वो लोग ज़्यादा काम ले लेते थे, तो मुझे तो फूड हॉलीडे देते थे
तो फूड हॉलीडे का मतलब ये है कि जो हम लोग मिल के खाना बनाते थे तो मेरा मेंस आ जाता था, तो वो मेरा काम भी वो खुद करते थे। तो इस तरह से हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो एक दूसरे का संबल बनते थे, अच्छे मित्र थे, साथ में तैयारी करते थे, और कुछ नहीं, उससे सफलता में आपका सहायता ही मिलेगी, वो सफलता में किसी तरह बाधक नहीं है। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हाँ भाई, एक फोकस्ड तैयारी की जरूरत है, अपना टाइम बेजा जाया ना करें कि भाई आप फालतू गप्पबाजी में लगे हुए हैं, अटकलें लगा रहे हैं या वो कर रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए। पर अच्छे मित्रों का साथ मिलता है तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है उसका। जी सर, ये बात मैं पूर्ण रूप से इस बात से मैं भी सहमत होता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक नॉवल भी पढ़ी थी, मैंने आपको जिक्र किया था, 12th फेल, काफ़ी शानदार नॉवल है। उसमें भी इस बात का मैंने जिक्र देखा था कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वे हमको मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, बतौर अगर आप उन दोस्तों की संख्या कम रखते हैं और अगर आप उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं जितना वो भी आपके ऊपर करते हैं, तो वे दोस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कामगार सिद्ध हो सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला ग्रुप डिस्कशन, और जब स्टूडेंट न्यू तैयारी करने के बारे में सोचता है, न्यू एस्पिरेंट बनता है, तो सबसे पहले उसके मन में आता है कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे। और अक्सर मैं भी देखता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर कमेंट भी आती हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ में मैं ग्रुप डिस्कशन कर पाऊँ। तो एक इसके ऊपर थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए कि ग्रुप डिस्कशन करते कैसे हैं, क्योंकि ये अक्सर न्यू एस्पिरेंट के मन में डाउट है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है और ये कब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या शुरुआत में करना चाहिए या फिर कुछ सिलेबस खत्म करने के बाद में। देखिए, पहले तो ये जो प्रक्रिया है ना, जो यूपीएससी की सिविल सर्विस के एग्जाम का प्रिपरेशन का जो वो है, इसको बहुत ज़्यादा जटिल या बहुत कठिन करके दिखाया जाता है, या लोगों के मन में ऐसी धारणा व्याप्त हो गई। मैं कह रहा हूँ इसको बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया रखनी है। तो इसमें शुरुआत में आपको कुछ नहीं करना है, आप कोचिंग करते हैं या घर पर पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी एनसीईआरटीज़ और कोई न्यूज़पेपर, अच्छा हिंदू या दैनिक जागरण, इस तरह करना है, और उसके साथ साथ ही आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, एनसीईआरटीज़ की बुक्स अपनी खत्म करनी। तो 4-5 महीने जब आपको अच्छा आइडिया हो जाए तो आपके आसपास जो तैयारी करने वाले लोग हुए या आपके कोचिंग में कुछ लोग अच्छे लोग मिले जो भी लक्ष्य के प्रति उतने ही गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि उनका लक्ष्य आज कुछ होता है कल कुछ होता है, वो फिकल नेचर के। तो जो दृढ़ संकल्पित हैं, ऐसे लोग जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनमें से 1-2 लोगों के साथ शुरुआत में, और ये संख्या कम ही रहनी चाहिए, 2-3-4 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। पहले आप कुछ पढ़ लें, उसके बाद ही तो आप डिस्कस करेंगे। आप पहले ही डिस्कस करने बैठ जाएंगे, आपको ज्ञान अभी खुद है ही नहीं पूरा। तो पहले तो अपने आप को करना है, ज्ञान अपना ज्ञान संवर्धन करना है, पहले तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। जब उसके बाद वो हो जाए 5-6 मंथ्स लेटर, तब आप अच्छे जो ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं, जो कमिटेड हैं, तब आप उनसे ये बात करके अपने उसके दायरे को बढ़ा सकते हैं। जी सर, एक सवाल जो कि अक्सर मेरे चैनल पे आता है कि जो स्टैंडर्ड बुक होती है लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वो तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में जो कोचिंग के नोट्स होते हैं, यूपीएससी के कोचिंग के नोट्स, क्या ये भी जरूरी होते हैं एग्जाम के लिए? आपके लाइफ में, आपकी जर्नी के दौरान कोचिंग के नोट्स का क्या रोल था? नहीं, मैं ये बताऊं कि ऑप्शनल के लिए तो जो आप जिस ट्यूटर से, आप जिस भी टीचर से आप वो ले रहे हैं कोचिंग, उसके लिए तो वो जरूरी है। अदरवाइज जैसे इंडियन पॉलिटी की आपने बात की, तो लक्ष्मीकांत सफिशिएंट बुक है, आप उसको करें, और जो यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करें, और जो अभी नए रिसेंटली जो कोचिंग्स बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, उनको करें। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है नोट्स का। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अगर किसी के नोट्स हैं या वीडियो, जैसे मुरनाल सर के इकोनॉमी की वीडियो बहुत अच्छे हैं, तो वो देख सकते हैं। और अगर बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम में अपने आप में सफिशिएंट बुक है, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा को मिला दें तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नितिन संघानिया साहब की बुक है, तो आर्ट एंड कल्चर की, उसको देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हम बुक्स भी पढ़ें और किसी कोचिंग का नोट्स भी हमें चाहिए, दोनों जरूरी नहीं है। मतलब ये देखिए कि इसमें क्या है, मतलब स्पेसिफिक जो है, अगर पॉलिटी का है या इकोनॉमी का है, उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को वो करते हैं उसके हिसाब से। जी, जैसा कि सर ने बताया, लेकिन सर एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको कर रहा हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट बताया पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके लिए तो हम स्टैंडर्ड बुक हमारे पास में होती हैं, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम पेज के अंदर होते हैं, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी के अंदर सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक है, नेशनल इश्यू के तौर पे जो टॉपिक होते हैं वे हैं। तो इसके लिए क्या कोचिंग के नोट्स रेफर करें या फिर इसके लिए भी बल्कि बुक को रेफर करें? नहीं, बल्कि बुक्स ज़्यादा रेफर नहीं करनी, कुछ मेन जो बुक्स को छोड़ के। फिर कोई कोचिंग का अच्छा हैंड आउट आता है, बाजीराम एंड रवि का है या विजन IAS का है, 10-15 पेजेस के, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है, 15-20 की कोई और बुकलेट आ रही है, तो वो ऐसी बुकलेट अच्छी देख के उसको रेफर कर सकते हैं, उसी को 2-3 बार रिवाइज करके। और उससे रिलेटेड जो NCERT का मटीरियल है, या जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, PIB है या और अन्य तरह की, जैसे योजना में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कुरुक्षेत्र में मिल जाती है, तो उससे उस चीज़ को वो सप्लीमेंट करें, बजाय ज़्यादा बल्क की बुक पढ़ने के। और एक चीज़ और मैं यहाँ एस्पिरेंट से बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट पे आप 5-5, 6-6 बुक पढ़ रहे हैं, जो मिनिमम बुक है, क्योंकि ये पहले ही कहा जाता है कि एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा उपयोगी होगी, बजाय कि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ रिवीजन करना ज़्यादा होता है, उसको डेप्थ में पढ़ना ज़्यादा होता है, फिर उसको देखते हैं हम। तो इसलिए कम बुक्स पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें उसको, बजाय ज़्यादा बल्कि बुक्स पढ़ने की। क्योंकि हमें एक जर्नलिस्ट होकर उसका आंसर करना होता है, हमें सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें कोई स्कॉलर नहीं बनना है, कोई PhD नहीं करनी है। ये बात हमें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी सर, ये भी मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जब एस्पिरेंट तैयारी करने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली में जाएगा और बुक स्टोर से एक साथ में इतनी सारी बुकें खरीद के लेके आएगा जैसे घर को रूम में रखकर बुक स्टोर बनानी हो वैसे। सो दोस्तों, बुक को इकट्ठा करना बंद कीजिए। जब भी किसी बुक को लीजिए उसको पूर्ण कीजिए, पढ़िए, उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ और कंटेंट की ज़रूरत है तभी खरीदिए। ऐसा ना कीजिए कि शुरुआत में 10 बुकें खरीद ली और ये ज़्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी होती हैं कि आप जितनी ज़्यादा बुकों को रखेंगे तब आप बाद में इतने ज़्यादा उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ये सोचते हैं कि उसको आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब टाइम बीतता है तब आप उससे डिप्रेस हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि इसको आप कब पढ़ पाएंगे और आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेकार बन जाएगी। सो इसको आप अवॉइड करना चाहिए और इसको आपको और भी ज़्यादा शानदार करने के लिए समय जो टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सर, जाते जाते मैं आपको एक अंतिम सवाल के तौर पर नोट्स मेकिंग के बारे में सवाल करना चाहूँगा। सर, क्या जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं क्या वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे साथ में हम बुक को भी पढ़ेंगे, इतना टाइम हम कैसे दे पाएंगे? इसके बारे में आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, इसमें अलग अलग हर कैंडिडेट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं जैसे अपने अनुभव से ये बताऊंगा कि जैसे जो अच्छी बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है तो उसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप जो कहीं बाहर से पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन से पढ़ रहे हैं, तो उसमें पता चला 10 आर्टिकल्स में 2 या 3 ही काम के, तो इसके लिए एक डायरी आपको हमेशा रखनी है, उसमें आप की पॉइंट्स उसके नोट करते हुए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बाद में 4, 5, 6 महीने या 1 साल ये प्रोसेस चलता रहता है तो उससे एक हैंडी नोट्स आपका अपने आप तैयार हो जाता है की पॉइंट से। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इससे भी बुक्स के नोट्स बना लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी बना लेते हैं, इंडियन पॉलिटी के भी बना लेते हैं, तो वो उनका अलग तरीका है। तो ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बनाना ही है नोट्स या नहीं बनाना है। बट हाँ, जो आप डिफरेंट मटेरियल से या मैगजीन से ये चीज़ पढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप मैगजीन को काट के रख लीजिए या न्यूज़पेपर की कटिंग रख लीजिए, मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक डायरी रखिए आप, क्योंकि एक बार उससे पढ़ेंगे फिर उसी को पढ़ के आप दोबारा लिखेंगे तो माइंड मैपिंग भी अच्छी होगी, जिससे कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और रिवीजन के टाइम भी अच्छा रहेगा। तो उस तरह इसको नोट्स को लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, आपकी तैयारी में उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सर, अंत में जाते जाते आपकी तरफ से कुछ शानदार टिप जो कि स्टूडेंट के लिए जरूरी हो सकती हैं वो बताइए। देखिए, ये एक बड़ा लक्ष्य आपने चुना है तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पे हैरान परेशान नहीं होना है। 1 या 2 बार आपका नहीं होता है तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 बार तक लगातार नहीं हो रहा है तब मैं ये कहूँगा कि उससे जुड़े हुए और एग्जाम हैं उनको भी देना आप शुरू करें। उससे जुड़े हुए एग्जाम जैसे UP PCS हो गया, RAS हो गया, UPSC द्वारा ही कराया गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, CDS हो गया या EPF हो गया, तो कुछ विकल्प भी जीवन में तलाशने चाहिए ताकि मतलब ऐसा ना हो कि भाई UPSC नहीं हो रहा तो हम निराशा के गर्त में आ गए। हमेशा अपना पॉजिटिव संबल बनाए रखिए अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अगर मैं बता रहा हूँ 1% चांस अगर आपका नहीं भी होगा तो आप जीवन में इस क्षेत्र से इतनी जानकारियाँ और इतना अपने आप को आप समृद्ध कर लेंगे कि आप जीवन के और भी किसी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना पूर्ण मनोयोग से दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका बेहतरीन टाइम हमें दिया। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। जाते जाते मैंने जैसा कि आपको बीच में बताया था कि सर का एक YouTube चैनल है जिसके ऊपर सर आपको आपके कमेंट के आधार पर सर आपको वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर को यूजुअली इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जब भी सर को टाइम मिलेगा सर अपने एक्सपीरियंस से आपको जानकारी देते रहेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जर्नी को जिया है उसके बारे में आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सर का जो चैनल की लिंक है उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाइएगा मत, क्योंकि आपको हमेशा मैंने यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की है। सो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।